नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथ आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से एंशियंट पॉलिटिकल थॉट ऑफ इंडिया में महर्षि मनु को पढ़ेंगे, महर्षि मनु को समझेंगे। दोस्तों, मनु के बारे में कहा जाता है उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, मनु स्मृति, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मनु स्मृति कोड ऑफ हिंदू लॉ है। यानी कहने का मतलब हमारे हिंदू जो संस्कृति है, हिंदू जो कल्चर है, हमारे हिंदू जो सनातन धर्म है, वो पूरी तरह से मनु स्मृति पर ही बेस्ड है। दोस्तों, इसके बारे में जो सबसे पहले कहा जाता है कि धर्म शास्त्र का प्रतिपादन अगर किसी ने किया तो वो मनु ने ही किया था। दोस्तों, मनु इज नोन फॉर एक्सपोनेंट एज धर्मशास्त्र, मतलब धर्मशास्त्र जो एक कॉन्सेप्ट है उसका प्रतिपादन मनु ने ही किया था। साथ ही में इनके बारे में दिलचस्प बात यह है एक कि मनु का एविडेंट डेट, मतलब इनका एग्जैक्ट टाइम क्या था, आज से 2600 साल पहले, 2700 साल पहले कब था, ये एक रिसर्च का विषय है। ये अभी तक निकल कर हमारे सामने नहीं आ पाया है। दोस्तों, साथ ही में ही इज द ऑथर ऑफ द बुक मनु स्मृति। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक मनु स्मृति लिखी थी। मनु स्मृति, मनु द लॉ गिवर ऑल्सो figures in mythology as one of the great sages created by Brahma, द क्रिएटर ऑफ द अर्थ। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में जो पौराणिक कथाएं हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, उसमें ये कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने पृथ्वी का निर्माण किया, उस समय उन्होंने पृथ्वी पर तमाम व्यवस्थाएं करने के लिए 7 महर्षि मुनियों का जन्म दिया था। उन्हीं में एक महत्वपूर्ण थे मनु। तो मनु जो थे, ऐसा कहा जाता है कि वो अर्थ पे वो सबसे पहले ऋषि मुनि थे जो देश पे शासन व्यवस्था चलाने का काम किया, यानी वो पहले राजा थे। द अब क्या है, द होल एडिफाइस ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू वाज इरेक्टेड ऑन द कोड ऑफ लॉ इनशिएटेड बाय मनु हिमसेल्फ। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो परंपरागत हिंदू की तमाम जितनी सारी विधि विधान नियम कानून है, वो सारी मनु के द्वारा ही प्रतिपादन किया गया, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, लेकिन हुआ क्या, इन सब्सिक्वेंट एजेस इट रिड्यूस्ड इनटू डॉगमा। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके द्वारा जो तमाम विचार का प्रतिपादन किया गया, लोग उसके अलग मतलब निकाल कर, लोग उसे अपनी मनमाना ढंग से कर कर उसे हठ के तौर पे मान लिया, उसे कट्टर बना लिया। कहने का अर्थ यह है कि ये पॉजिटिविटी से इसे नेगेटिविटी की तरफ लेके चला गया। दोस्तों, हमारे सोसाइटी ने अब क्या है, many social reforms and intellectuals of modern times sought to reinterpret Manu dictate in the light of their underlying logic so as to make them compatible with the need of social progress and the goal of justice। कहने का अर्थ यह है कि आज के जितने सारे विचारक हैं, आज के जितने सारे रिसर्चर हैं, वो मनु की तमाम लॉजिकल साउंड लॉजिकल बातें पे, वो सारी पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे आज उनकी बातों को हम आज की परिस्थिति में उसे लागू करके एक सर्वांगीण विकास के लिए, सभी के हेल्प के लिए उसे लागू किया जाए। अब दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि मनु ने अपने देश में, अपने समाज में सोसाइटी का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया था। जैसा कि हम लोगों ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो को पढ़ा है, उसमें ये देखा है कि प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट में 3 क्लास का निर्माण किया, 3 क्लास का डिवीजन किया। कौन कौन से दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं, एक राजा वर्ग, एक सैनिक वर्ग और एक उत्पादक वर्ग। उसी तरह से यहाँ पर भी मनु ने समाज को 4 भागों में बांटा। दोस्तों, कौन कौन, सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य एंड चौथा शूद्राज। अब क्या है दोस्तों कि ब्राह्मण्स कौन होते थे, ब्राह्मण्स हु टेक केयर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। मतलब ये लोग होते थे, ये वो लोग होते थे जो देश के जो धार्मिक व्यक्ति हैं, देश में जो उत्कृष्ट व्यक्ति है, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका ये देखभाल करते थे, उनका ख्याल रखते थे। दोस्तों, साथ ही में जो दूसरा वर्ग है क्षत्रियास, उन्हें उनके बारे में क्या कहा जाता है, हु स्पेशलाइज इन फाइटिंग एंड हु आर फिट टू रूल। क्षत्रियास कौन होते थे दोस्तों, ये वो लोग होते थे जो देश की शासन व्यवस्था चलाने के साथ साथ अपने विरोधियों से युद्ध करने में भी माहिर होते थे। दोस्तों, मतलब ये कहा जाता है, कहा जा सकता है कि क्षत्रिय का कुल मिलाकर काम देश में आंतरिक सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था संचालन करना था। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा है वैश्यास। वैश्यास कौन होते थे दोस्तों, हु हैज ए स्पेशल एपेटाइट फॉर बिजनेस इंडस्ट्री एंड हु आर फिट टू वाइल्ड द पावर ऑफ वेल्थ।
कहने का अर्थ यह है कि देश में जितनी आर्थिक प्रणाली है, देश में जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, और वो सारे लोग जिनको धन के प्रति प्रेम, धन की अर्जन की होड़ में लगे रहने का शौक होता है, वो वैश्याज के अंतर्गत आते थे दोस्तों। इसके बाद जो चौथा है वो है शूद्राज। Who were Sudraj? Sudraj are fit to perform manual work and provide necessary service to society. Sudraj was those people who help the Brahmans, who help the Kshatriyas, who help the Vaisyas. मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये तीनों वर्गों का हेल्प करने के लिए और राजा की हेल्प करने के लिए शूद्राज हुआ करते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है, ब्राह्मण्स एंजॉयड द हाईएस्ट सोशल स्टेटस। मतलब ये सोसाइटी के 4 भागों में ब्राह्मण्स को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिला था, उन्हें सबसे विशेष महत्व मिला था। एंड वैश्याज वेयर प्लेस्ड इन सक्सेसफुल लोअर पोजीशन एंड शूद्राज वेयर रिगार्डेड एज लोवेस्ट। मतलब सबसे ज़्यादा ब्राह्मण्स को, इससे कम क्षत्रियाज को, इससे कम वैश्याज को, एवं सबसे नीचे का स्टेटस जो है वो शूद्राज को मिला था दोस्तों। अब क्या है कि मनु ने अपने समाज में जो लोग थे, लोगों में कुछ गुण का भाव देखा। इन्हें कहा बेसिक थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गुनास फाउंड इन नेचर ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड ह्यूमन नेचर। यानी कि मानव स्वभाव में कुल मिलाकर 3 तरह की विचार मिलते हैं, 3 तरह की प्रकृति मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सत्व, दूसरा रजस और तीसरा तमस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पहला जो सत्व है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्च्यू विच इज बेस्ड ऑन गुडनेस। यानी कि जो सत्व है, सत्व जो है वो मनुष्य के अंतर्गत हाईएस्ट गुण होते हैं, सबसे बेस्ट गुण होते हैं। ये क्या करता है दोस्तों? इट मेक्स ए पर्सन काइंड, काम, अलर्ट एंड थॉटफुल। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सत्व है तो वो जरूर दयालु होगा, वो जरूर शांत होगा, वो जरूर अलर्ट होगा, एवं जरूर वो चिंतनशील, मननशील व्यक्ति होगा। इसके बाद जो दूसरा गुण उन्होंने मानव में बताया वो है रजस। रजस क्या है? इट रिप्रेजेंट्स मिडिल लेवल वर्च्यू। मतलब ये जो है वो सत्व के बाद आने वाला सेकंड है। इट इज बेस्ड ऑन पैशन, लीड्स टू ए पर्सन पाथ ऑफ ग्रीड, एम्बिशन, रेस्टलेसनेस एंड एंगर। ये व्यक्ति में प्राप्त होने वाला ऐसा सेकंड गुण है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को किसी खास उद्देश्य को लगाने के लिए उसमें साहस बनाता है, उसमें लालच पैदा करता है, जो उसको रेस्टलेसनेस प्रदान करता है, यानी उसके प्रति जी तोड़ मेहनत की लगन देता है। तीसरा जो है तमस, दिस कॉरेस्पॉन्ड टू लोवेस्ट लेवल वर्च्यू। ये तीनों में जो सबसे लोवेस्ट है वो है तमस दोस्तों। ये क्या है एक्चुअली? इट इज बेस्ड ऑन डार्कनेस और डलनेस। ये क्या करता है? जिन लोगों के अंदर में तमस होता है वो अंधेरी दुनिया में जीते हैं, वो उदासीन दुनिया में जीते हैं। इससे क्या होता है? उनके जीवन में आइडलनेस, इग्नोरेंस एंड डिल्यूजन, मतलब वो अंधेरे, आलस्य और समाज से इग्नोर कर दिए जाते हैं दोस्तों, ये तमस वाले लोग। कुल मिलाकर हमारे समाज में जो लोग के अंदर जो प्रकृति होती है, जो भावना होती है, वो सत्व, रजस और तमस की होती है। इसके बाद जो नोट करने वाली बात यह है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द गुनास ऑफ ईच पर्सन डिपेंड्स हिज और हर इनहेरेंट क्वालिटी, इट इज नॉट रिलेटेड टू द सोशल स्टेटस ऑफ कास्ट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर, आप अगर लोअर कास्ट के हो, यानी कि आप शूद्राज के हो, तो आपके अंदर भी सत्व जैसी गुण हो सकती है, एवं अगर आप ब्राह्मण हो तो आपके अंदर भी तमस जैसी गुण हो सकती है। यानी कि ये सत्व, रजस और तमस की गुण है, ये कास्ट सिस्टम पे बेस्ड नहीं है, ये बर्थ पे बेस्ड नहीं होती है, बल्कि लोगों के एक्चुअल कर्म पे डिपेंड होती है दोस्तों। साथ ही में कहा गया, रेपुटेशन ऑफ बीइंग वर्चुअस इज टू बी अटेंड बाय परसिस्टेंट एफर्ट, इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय बर्थ। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपके अंदर सत्व है, तमस है या रजस है, या आपकी कर्तव्य भावना पर डिपेंड करेगी, आपकी सोच पर डिपेंड करेगी, ना कि आप कहाँ से जन्म लिए हो उस पर डिपेंड करेगी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों मनु के पार्ट 1 लेक्चर में आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर सारी बातें समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।